हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम PT2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो एक कविता है और जिसका नाम है सुमन एक उपवन के। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने इस कविता को लिखा है, जिसका नाम है सुमन एक उपवन के। कविता को शुरू करने से पहले हम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की। ठीक है, तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हिंदी के साहित्यकार थे और उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को आगरा के रोहता में हुआ था। ध्यान रखना कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को कहाँ हुआ था? आगरा के रोहता में हुआ था। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने बाल साहित्य पर कितनी पुस्तकें लिखी थी? 26 पुस्तकें। इसके अतिरिक्त 5 पुस्तक उन्होंने नव साक्षरों के लिए लिखी थी और इन्होंने अनेक काव्य संग्रह और खंड काव्यों की भी रचना की थी। और आपको मैं एक बात बताऊं कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की जो बाल साहित्य लिखते थे और उनकी साहित्य का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार जिनका नाम था कृष्ण विनायक फड़के, उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी, अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी शव यात्रा में महेश्वरी जी द्वारा लिखित बाल गीत सुमन एक उपवन के गाया जाए। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार कृष्ण विनायक फड़के जी ने अपनी अंतिम इच्छा क्या जाहिर की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनकी शव यात्रा निकले तो उसमें महेश्वरी जी द्वारा लिखित बाल गीत, जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के, यह गीत गाया जाए। महेश्वरी जी की बाल भावना के प्रति भाव था। ठीक है, और उनका ऐसा ही एक और कालजीय गीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसका नाम क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यह भी गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लोगों में। और ऐसे महान साहित्यकार का निधन 19 अगस्त 1998 में हुआ था। ऐसे महान साहित्यकार का निधन कब हुआ? 29 अगस्त 1998 में। ध्यान रखिएगा। तो हमने महेश्वरी जी के बारे में कुछ बातें जानी। अब हम उनके द्वारा इस लिखित कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुमन एक उपवन के। इस कविता के माध्यम से महेश्वरी जी ने लोगों में एकता और प्रेम की भावना को जागृत करने का एक संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि हम सभी को एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे में प्रेम भावना रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फूलों के माध्यम से यही जाहिर करने का या यही बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार फूल एक दूसरे से मिल के रहते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी एक दूसरे से मिल के बहुत ही प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। पहले मैं कविता को पढ़ती हूँ, आप सभी मेरे साथ सुनिए और उसके बाद फिर इसका अर्थ समझेंगे। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के।
रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो ये पूरी कविता थी। अब हम इसका अर्थ समझेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहने का प्रयास किया था। उपवन के एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ये बहुत ही मतलब सरल शब्दों में इस कविता को लिखा गया है। इसमें कोई भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसमें क्या करें कि कवि कहते हैं कि कवि फूलों के माध्यम से हम सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार फूल एक दूसरे से मिल के रहते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य को भी एक दूसरे से मिल के प्यार से रहना चाहिए। तो सुमन क्या कहते, हम सब सुमन, सुमन मीन्स पुष्प, फूल। फूल क्या कहते हैं कि हम सब एक ही उपवन के, एक ही बगीचे के फूल हैं। हमारी धरती भी एक है, जिसकी मिट्टी में हम सभी ने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें, और हमें एक ही सूर्य से एक समान धूप मिली है। सभी को, हम सभी फूलों को एक समान धूप मिली है, और सींचे गए एक जल से हम, और एक ही जल से हम सब भी सींचे गए हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, और हम सभी पुष्प जो हैं एक ही समान, एक ही हवा हमारा पलना, और एक ही हवा में हम सभी झूल झूल के, मीन्स हम सभी एक ही पवन के झोंके में झूलते हैं, और एक ही पलने में हम पवन के पलनों में हम सभी झूलकर बड़े हुए हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, और हम सभी एक ही सुमन के, एक ही उपवन के सुमन हैं, ऐसा फूल कह रहे हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, और पुष्प क्या कहते हैं कि एक ही सूरज की किरणें हैं जिससे हम सब विकसित होते हैं, जो हम सभी को विकसित करती है। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, और एक ही चांद है जिस चांद की चांदनी हम सभी पुष्प को अपनी चांदनी से नहलाती है, जिससे एक ही चंद्रमा समान रूप से शीतलता हम सभी को प्रदान करती है। ठीक है। और क्या है, मिली एक से स्वर हमको है, भंवरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। और क्या है, भंवरा जो होता है, जो फूलों पे मंडराता है, वो क्या है, भंवरों के मीठे स्वर भी हम सबको एक समान, एक रूप से मिला है, किसी को कम ज्यादा नहीं मिला है। इंसानों की ऐसी फितरत होती है कि इंसान लोगों में भेदभाव करते हैं, पर प्रकृति का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए एक समान है। वो धूप हो, हवा हो, पानी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो कोई भी छोटा बड़ा नहीं देखता, वो किसी में कोई भी भेद नहीं करता। ये हम सभी मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो हम एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। ठीक है। प्रकृति हमसे कोई भेदभाव नहीं करती। हम सब सुमन एक उपवन के, और फूल क्या कहते हैं कि हम सभी एक ही बगीचे के पुष्प हैं। आगे देखिए, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। और क्या पुष्प कहती है कि हम बहुत रंग बिरंगे हैं, हमारी ये सही है कि हम सभी अलग रंग रूप के हैं, और हमारी क्यारियां भी अलग अलग हैं, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। लेकिन क्या है कि उस तरह तरह के फूलों से ही एक बगीचे की शोभा बढ़ती है। एक बगीचे में हम सब, आपने देखा होगा कि बहुत तरह के फूल होते हैं, तो उन
तरह तरह के फूलों से ही एक उपवन की, एक बगीचे की शोभा बढ़ती है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। और क्या पुष्प कहते हैं कि हम भले ही अलग अलग रंग रूप के हों, हमारी क्यारियां भी अलग हो, लेकिन हम सभी से उपवन की शोभा बढ़ती है, किसी एक से नहीं, हम सभी से। और एक ही, और क्या है कि एक ही हमारा माली है, और हम सब एक ही आकाश, गगन मीन्स आकाश, हम सभी एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी एक ही बागीचे के फूल हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। और क्या कहते हैं फूल की कांटों जैसे कि फूल, आप देखे होंगे कि कोई कोई फूलों में कांटे भी होते हैं, जैसे गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं, तो कांटों में भी रहते हुए भी फूल हंस कर रहते हैं, कि भले वो कांटे में रहते हैं पर हम सभी को अपने सुगंध, अपने मनोहर रूप से हमें मोहित करते हैं। और अगर हम फूलों को एक धागे में पिरो दे तो वो एक सुंदर हार बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एकता का सूत्र होता है कि जिस प्रकार फूल एक धागे में पिरोए जाने पर एक सुंदर हार बन जाता है, उसी प्रकार हम सबको भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि हम सबको एक समान सुगंध देते हैं। यहाँ पे देखो, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। और हम सुमन क्या करते हैं, सबको एक समान खुशबू देते हैं, और हम धनी निर्धन सबको सजाते हैं। वो पुष्प को ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो इन सब बातों को नहीं देखते, वो गरीब हो या अमीर हो, वो सबको एक समान सुगंध देते हैं, एक समान सभी को सजाते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, मतलब हम सब एक ही उपवन के फूल हैं, और हम सब भी एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। तो इस कविता में क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? इस कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूल एक दूसरे के साथ मिलकर एक उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, वैसी प्रकार हम मनुष्य भी हमारे जो मातृभूमि है, हमारे जिसके हम संतान हैं, हम सभी भारत माँ की संतान है, तो हम सभी को मिलके अपने देश की शोभा बढ़ानी चाहिए। हम सभी भले ही अलग धर्म जाति संस्कृति के हो, पर हम सभी को एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा विविधता में ही एकता होती है, तो हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपने देश को सुंदर और मनोहर बना सकते हैं। हम सभी में जो भेदभाव की भावना होती है उसको छोड़कर हम सभी को एक दूसरे से मिलजुल कर हमें एकता की भावना रखनी चाहिए, ना कि भेदभाव की। जिस प्रकार प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं करती है, उस प्रकार हम मनुष्यों को भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही कहने का, यही बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। क नंबर क्वेश्चन क्या है? एक हमारा माली से तात्पर्य है। एक हमारा माली से क्या तात्पर्य है? उत्पन्न करने वाला, स्वामी, देखभाल करने वाला, माला पहनने वाला। तो क्या होगा आंसर इसका? यस, देखभाल करने वाला। देखभाल करने वाले पे आप टिक लगाइए। ख नंबर देखिए, सबके लिए सुगंध हमारी से कभी कहना चाहते हैं। सबके लिए सुगंध हमारे से कभी क्या कहना चाहते हैं? यस, फूल सबके प्रति समान भाव रखते हैं। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था कि फूल किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबके प्रति एक समान भाव रखते हैं। ठीक है, अब भाषा ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, जो है विपरीतार्थक शब्द लिखो। यहाँ पे ये जो शब्द दिए हैं इनके हमें विपरीत शब्द लिखने हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द आप लोग को पता है,
तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो शब्द है डायरेक्ट हम उसका विलोम शब्द करते हैं। सुगंध का दिया हुआ है क्या? दुर्गंध। धरती का क्या होगा? आकाश। मीठा, मीठा क्या होगा? खट्टा या कड़वा। धनी, निर्धन। हंसना, रोना। अनेक, एक। तो ये सारे शब्द की ये विलोम शब्द है। आप सभी इसको अपने बुक में ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखो। इन सारे शब्दों के हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो सुमन का क्या क्या दिया हुआ है? कुसुम, पुष्प, प्रसून, ठीक है। तो पवन का क्या होगा? सबका पहला एक शब्द दिया हुआ है, हमें और दो दो लिखना है। तो पवन का क्या दिया हुआ है? अनिल दिया हुआ है और हमें दो क्या लिखना है? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? वायु और हवा, ठीक है। फिर उड़ का हृदय दिया हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पे दिल, मन। फिर यहाँ पे उपवन का फुलवाड़ी दिया हुआ है आपके बुक में पहले से, बगीचा, बगिया। शोभा, सौंदर्य दिया हुआ है, सुंदरता, छटा। सूत्र, डोर, धागा, सूत, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी अपने बुक में इसे लिखिए। 3 नंबर देखिए, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। भ्रमर, तो क्या होगा? भ हलंत, र हलंत, अ, फिर म हलंत, अ, र हलंत, अ, भ्रमर। मैंने आपको बताया था कि जब भ पदेन में रहे तो यहाँ पे क्या होता है? र स्वर सहित होता है और जो भ व्यंजन है वो स्वर रहित होता है। चूंकि हम यहाँ पे वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पे र को भी हम स्वर से अलग करके लिखेंगे, पर यहाँ पे ये जो भ्र है इसमें स्वर र जो है वो स्वर सहित है, ठीक है। गुंजन का आपके बुक में पहले से दिया हुआ है। फिर ये रंग, तो रंग का क्या होगा? र हलंत, अ, फिर अंग, ये जो बिंदी दी हुई है उसके लिए अंग, फिर ग हलंत जोड़ अ, ये हो गया रंग। फिर स्वर, स्वर के लिए क्या है? श हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ, जोड़ र हलंत जोड़ अ। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही स्वर स स्वर रहित है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स और व लिखने के बाद हम अ लिखें, ठीक है। सूत्र, स हलंत जोड़ बड़ियू जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे त्र का क्या है? त र और अ को जोड़ेंगे तब ये त्र होता है। तो ये सारी बातें आपको तो पता है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया है, ठीक है। अभी एक नया चीज क्या है, देखिए, सुगंध शब्द से बनने वाले शब्द हैं सुगंध में, सुगंधी, सुगंधित आदि, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? आप भी दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाओ। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि शब्द परिवार क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये मूल शब्द है। मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द उस शब्द को कहते हैं जिनके जुड़ जाने से एक नया शब्द बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सुगंध शब्द जो मूल शब्द है इसके जुड़ जाने से कई सारे नए शब्द बने हैं, सुगंधमय, सुगंधी, सुगंधित। तो ये जो है क्या है? सुगंध, ये मूल शब्द है, ठीक है। तो मूल शब्द क्या होता है? जिनके जुड़ जाने से नया शब्द बनता है उसे मूल शब्द कहते हैं।
और शब्द परिवार क्या होता है? शब्द परिवार अर्थात एक ही मूल शब्द से जब कई शब्द बनाए जाए तो उसे शब्द परिवार कहते हैं। जैसा कि ये सुगंध मूल शब्द है, इससे कई सारे शब्द बन गए। अब देख सकते हो अपने बुक्स में कि सुगंध मूल शब्द से यहाँ पे कई सारे शब्द बन गए हैं। तो शब्द परिवार किसे कहते हैं? कि एक ही मूल शब्द से जब कई सारे शब्द बनाए जाए तो उसे शब्द परिवार कहते हैं। तो ये सारे क्या है? मीठा, धनी, हार, वन, ये सारे मूल शब्द हैं और इनसे हम शब्द बनाएंगे जो होगा शब्द परिवार। तो आप भी दिए गए शब्द से शब्द परिवार बनाइए। तो आपको समझ में आया शब्द परिवार क्या है? कि जब एक ही मूल शब्द से कई सारे शब्द बना जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? शब्द परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मीठा, मीठा से मैंने यहाँ पे क्या क्या शब्द बनाए हैं? मिठास, मिठाई, मीठापन, ये हुए एक ही परिवार के, क्योंकि एक ही शब्द, एक ही मूल शब्द से ये सारे शब्द बनाए गए हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक शब्द परिवार हो गया। उसके बाद देखिए धनी, धनी से मैंने क्या क्या शब्द बनाए यहाँ पे कि हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं धनी से? धनिक, धनवान, निर्धन, और भी शब्द बन सकते हैं धनी से। आप सोचिए और क्या क्या बना सकते हैं धनी से हम? धनार्जन, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा क्या है? हार, तीसरा मूल शब्द क्या है? हार, हार से हमने क्या क्या बनाया? उपहार, आहार, प्रहार, और भी क्या क्या शब्द बन सकता है? जैसे कि विहार, बहार, ऐसे कई सारे शब्द हार से बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? शब्द परिवार। अभी लास्ट क्या है? अंतिम मूल शब्द क्या है? वन, वन से क्या बनाया मैंने? उपवन, वनवास, पवन, और भी क्या क्या शब्द इससे बना सकते हैं? वन मानुष, वनराज, वनस्थली, ऐसे अनेक सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? शब्द परिवार हो गए। ये मूल शब्द के ये सारे शब्द परिवार हो गए। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाएं और लिखे शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं, अर्थ समझकर वाक्य बनाओ। ये जो शब्द है जल, इसके दो अर्थ दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक जल से क्या अर्थ है? पानी, जो हम पीते हैं, और एक जल से क्या अर्थ है? जलना, आग लगने से जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जल जाती है वही जलना। तो यहाँ पे वाक्य क्या है? नदी का जल बड़ा शीतल था। पहला जल का क्या अर्थ था? पानी, तो पानी से क्या हुआ कि नदी का जल, नदी का पानी बड़ा शीतल था। और दूसरा जलना से क्या हो गया? आग लगने से पूरी कुटिया जल गई। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्या है? दूसरा शब्द क्या है? स्वर। एक स्वर से क्या अर्थ समझ सकते हैं हम? आवाज, जो स्वर होती है, जो आवाज होती है। और दूसरा स्वर से हम क्या समझ सकते हैं? वर्णमाला के स्वर। जैसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो होते हैं, तो एक स्वर से हो गया आवाज और दूसरे स्वर से हो गया वर्णमाला के स्वर। तो वाक्य हम क्या बना सकते हैं? आप देखिए, पहले आवाज से क्या वाक्य बनाएंगे? माँ का तेज स्वर सुनकर मैं खेल छोड़कर भागी आई। माँ का तेज स्वर सुनकर मैं खेल छोड़कर भागी आई। और दूसरा स्वर से क्या बना? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दो वाक्य बनाए मैंने। आगे देखिए 6 नंबर क्या है? कविता से छाटो। यहाँ पे कविता से हमें सर्वनाम शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द छाट के लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, अब देखिए सर्वनाम शब्द क्या है? सबकी, जिसकी, हम, हमारा, सबसे, सब, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या क्या है? धरती, सूरज, चांद, गगन, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? सुमन, उपवन, मिट्टी, पालनो, किरणें, कली, क्यारी, कांटे, हार, ये सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द। विशेषण शब्द क्या है? एक, हमारी, धरती, मीठे, धनी, निर्धन, ये सारे विशेषण शब्द हैं। और क्रिया शब्द क्या है? क्रिया शब्द थोड़े ज्यादा हैं। वो क्या है? जन्मे, मिली, सींचे गए, पले हुए हैं, फिर झूल झूल कर, खिलती, नहलाती, खिलकर, हंस हंस कर,
बंद कर, जीना, बनना, सीखा, ये सारे क्रिया शब्द हैं जो मैंने कविता से छाट कर लिखा है। तो ऐसे आप सभी अपने बुक में ये सारे काम करिए और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर्स है और जो भी ग्रामर है इसको अच्छे से याद करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।